हेलो स्टूडेंट्स, एक्सियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। देखिए, इससे पहले वाले फर्स्ट वीडियो में हमने ह्यूमन आई के पार्ट्स डिस्कस किए थे, मानव नेत्र के भाग वो उनके कार्य। सेकंड वीडियो में हम लोग जितने भी दृष्टि दोष थे उनको हमने डिस्कस किया, और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम लोग जो भी दूसरी चीज़ें बाकी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का होगा हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन क्या होता है ये इससे पहले बताया जा चुका है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो उसमें किस हिसाब से अपवर्तन होता है। अब यहाँ पे आपको बात समझनी पड़ेगी कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म किसी समान एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, ये आप फिगर देख सकते हैं, इस हिसाब का ये फिगर होता है, जिसमें से इसके आप देखिए ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, और इनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। ठीक है, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किस हिसाब से होता है, ये फिगर आपको कम्प्लीटली समझा देगा कि प्रिज्म का परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, ये हमने मान लिया प्रिज्म है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि कोई एक लाइट रे इसमें इस हिसाब से एंटर कर रही है, तो ये इसका नॉर्मल हो गया यानी अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे, मतलब ये एयर से, हवा से ये कहाँ पे जा रही है? कांच में जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको जो सीधे जाना चाहिए था ये सीधे ना जा करके अपने पथ से विचलित हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ इसको जाना इस वे में था लेकिन ये इस वे में आ गया, तो ये इतना जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण फर्स्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट से भी मीडियम बदल रहा है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से भी मीडियम बदल रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है। तो अब क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर जाएगा यानी अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर आती है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो देखो ये अभिलंब की तरफ झुक गया, लेकिन ये सघन से जब विरल में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हट गया। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरा विचलन कोण क्या है? दूसरा विचलन कोण ये वाला है। तो पूरी तरह जो विचलन हुआ वो ये हुआ। यहाँ पे डेल्टा क्या है? डेल्टा है विचलन कोण। क्लियर है? और यहाँ पे ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। ठीक है, तो आप ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कह दीजिए विचलन कोण क्या है, तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच में जो एंगल बनता है, हम यहाँ पे इसको बता दे रहे हैं आपको, ये आपतित किरण और ये पूरी तरह से निर्गत किरण, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम बोलते हैं विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? तो वही विचलन कोण ही है, कम से कम जितना विचलन होता है उसे हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला है, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, जहाँ ए क्या है? ए है प्रिज्म कोण। देखिए, 10th में आपको ये केवल फार्मूला पढ़ना है, हो सकता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाए, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं है, ये आपको 12th में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल इसके फार्मूले को डिस्कस करना है। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। देखिए, विक्षेपण क्या होता है
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। तो यहाँ पे विक्षेपण का मतलब होता है अवयवी रंगों में विभक्त होना, यानी जो वाइट कलर होता है वो 7 कलर से मिलके बनता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था विबग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ऐसे करके 7 कलर्स होते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, नाम से समझ में आया, वर्ण मतलब रंग और विक्षेपण का मतलब अलग होना। अब देखिए यहाँ पे इस प्रिज्म से आप पूरी तरह समझ सकते हैं, ये प्रिज्म बना हुआ है और यहाँ पे जब कोई वाइट लाइट एंटर करती है तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ये यहाँ पे 7 कलर्स दिए हुए हैं जो बॉटम से टॉप की तरफ होते हैं, यानी विबग्योर, VIBGYOR, यानी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब देखिए यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग का। और सबसे कम विचलन कौन सा होता है? तो वो है लाल रंग का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण का वर्ण विक्षेपण होता है तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम विक्षेपण होता है लाल रंग का विचलन होता है। अब यहाँ पे कभी कभी ये पूछा जाता है कि जब हम आधार से ऊपर की ओर जाते हैं तो सबसे पहला रंग कौन सा मिलता है? तो बैंगनी मिलता है। उसके बाद कुछ बातें और आपको याद रखनी है कि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लाल रंग के प्रकाश में विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश में विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, और यहाँ पे और जो बातें हमने बताई थी कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। साथ ही साथ बैंगनी रंग के लिए जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम और लाल रंग के लिए तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। देखिए, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसका मतलब आवृत्ति सबसे कम होगी। और बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, इसका मतलब आवृत्ति सबसे अधिक होगी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। क्या क्या याद रखना है कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के लिए विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग के लिए तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति सबसे कम होती है और बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ऊर्जा की बात करें तो बैंगनी रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उसकी आवृत्ति अधिक होती है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण। मतलब ऐसा क्या होता है जो प्रिज्म में जो वाइट कलर जाता है वो 7 कलर्स में अलग हो जाता है। तो उसका रीज़न है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, जिसको हम एन से या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हर पारदर्शी माध्यम में हर रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो जो विचलन का फार्मूला होता है डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब देखिए ए क्या होता है? ए होता है प्रिज्म कोण जो सबके लिए सेम रहता है, लेकिन म्यू की वैल्यू अलग होने से, म्यू मतलब अपवर्तनांक, हर रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होने की वजह से विचलन कोण अलग अलग आता है, जिसकी वजह से ये 7 कलर्स में स्प्लिट यानी टूट जाता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच के अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसीलिए ऐसा होता है कि वो उनका जो डेविएशन है, अभी हमने बताया ना कि डेल्टा एम का जो फार्मूला होता है क्या होता है? डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो म्यू की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से डेल्टा एम की वैल्यू अलग आती है, जिससे वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, ये आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए लिखा है वायुमंडलीय अपवर्तन। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है वायुमंडलीय अपवर्तन।
इसके कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, ये पढ़ने से पहले आपको वायुमंडल के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे मान लिया ये पृथ्वी है, तो हम जानते हैं पृथ्वी कई सारे लेयर्स से मिलकर बनी होती है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक लेयर कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये जो लेयर है वो दूर होती जाती है, और जो नज़दीक होती है वो वहाँ पे घना होता है। वायुमंडल घना होता है नीचे अर्थ के पास में। तो हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसका माध्यम बदल रहा होगा, यानी अपवर्तनांक बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वायुमंडल घनत्व तो ज़्यादा है और ऊपर कम है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है, और उस अपवर्तन के कारण हमें तारे उसकी विशेष स्थिति से अलग दिखते हैं। क्लियर? तो इससे मेन इंपॉर्टेंट पूछा क्या जाता है, इसका मेन जो फिनोमिना है वो है अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। मतलब ये समझिए आप ध्यान से, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पे सन है। तो एक्चुअल में वो यहाँ पे है, लेकिन इसको ये दिखेगा यहाँ पे, तो इस वजह से इतना गैप आ गया। अब होगा क्या, जब ये सन डूब जाएगा तब भी उसको ये डूबा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में अंतर होता है। आप इस फिगर से ध्यान से देख सकते हैं, ये यहाँ पे सन की एक्चुअल पोजीशन है, जबकि इस आदमी को ये सन यहाँ दिख रहा है। तो इसी डिस्टेंस की वजह से सूर्य डूबता भी नहीं है, और मतलब डूब भी जाता है, वो डूबता नहीं है, और सूर्य का उदय भी नहीं होता, वो उदय हो चुका होता है। ये पूरा ड्यूरेशन टोटल होता है लगभग 4 मिनट का। यानी अगर वायुमंडल ना हो तो हमारे दिन में 4 मिनट की कमी आ जाए, क्योंकि यही वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना वहाँ नहीं होगी। ठीक है, साथ ही जो तारों का टिमटिमाना है वो भी किसकी वजह से होता है, अपवर्तन के कारण। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये इंटर में भी है, वहाँ भी पढ़ेंगे आप। और यहाँ पे बस हम लोग थोड़ी चीज़ें समझेंगे कि ये प्रकीर्णन होता क्या है। देखिए, जैसे मान लिया कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के कई सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कई सारे कण होते हैं। जब इन कणों में से होकर कोई लाइट की बीम पास होती है तो ये जो पार्टिकल है ये इस लाइट को पहले एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अवशोषित करते हैं, और बाद में उत्सर्जित करते हैं। जिससे होता क्या है, ये जो लाइट का पथ है वो विजिबल हो जाता है, यानी दिखने लगता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, या कहते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का जो मेन रीजन है वो प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो होता है माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण और पुनः निम्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का उत्सर्जन, ये कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इससे रिलेटेड कई सारे फिनोमिनाज हैं, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। देखिए यहाँ पे घटनाएं लिखी हुई हैं। पहली घटना है प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटना है। पहली घटना क्या है, आकाश का नीला रंग। ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो मार्ग में आने वाले वायु के कणों और धूल के कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है। नीले रंग का आप ध्यान समझिएगा, ब्लू एंड वायलेट, वायलेट कलर का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन हमारी आंखें जो हैं वो नीले रंग के लिए ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, इसलिए हमें आसमान नीला दिखता है। ठीक है, और लाल रंग का, रेड कलर का जो स्कैटरिंग होता, प्रकीर्णन होता है, वो सबसे कम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रकीर्णन सबसे कम होने की वजह से ही जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड होते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसे दूर से देखा जा सकता है। खैर ये अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अब आगे जैसे यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल, तो इसमें भी क्या होता है, जैसे मान लिया कि ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है। तो जब ये यहाँ लाइट एंटर करती है तो लाइट एंटर करते समय यहाँ पे बहुत सारा एटमॉस्फेयर होता है,
तो इसके लगभग सभी कलर्स का स्कैटरिंग हो जाता है, केवल लाल रंग का स्कैटरिंग नहीं होता, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि लाल रंग की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। तो वही रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है और फिर हम वही तक देख पाते हैं। ठीक है, ये आप बाकायदा पूरा पढ़ सकते हैं, इसको स्टॉप करके आप पूरा पढ़ लीजिए तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ में आ जाएगा। और उसके बाद अगला है खतरे का सिग्नल लाल होना। ये भी हमने बता दिया है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के लिए हम लोग रेड सिग्नल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनास थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नेत्र की समंजन क्षमता, तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। और जब यही समंजन क्षमता नहीं होती है तो हमें प्रेसबायोपिया हो जाता है। ठीक है, यानी जब हमें दूर और पास दोनों की चीज़ें नहीं दिखती, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जरा दूर दृश्यता। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और वैसे इस वीडियो का पीडीएफ आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। ये पूरी तरह चैप्टर ख़त्म हो चुका है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट इससे भी पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। हैविंग गुड डे। जय हिंद।